एक व्यक्ति एक साहूकार के पास जाता है और उस साहूकार से कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपए कर्ज के तौर पर दे दो। वो व्यक्ति उस साहूकार से कहता है कि मेरी जो बेटी है वो पढ़ने में बहुत अच्छी है और उसका एक सपना है कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे और आईएएस बने। वो साहूकार उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए कर्ज के तौर पर दे देता है। जब उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिल जाता है तो वो अपनी बेटी के लिए उन 1 लाख रुपए में से एक फ़ोन खरीद कर देता है और जो यूपीएससी का ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो ऑनलाइन कोर्स होता है वो खरीद कर देता है और कुछ ऐप डाउनलोड करवाता है, पढ़ाई से रिलेटेड जो ऐप होती हैं वो डाउनलोड करवाता है और यूपीएससी एग्ज़ाम की कुछ किताबें खरीद कर अपनी बेटी को देता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, इन किताबों और इस फ़ोन के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनके द्वारा तुम घर पर ही रहकर यूपीएससी की तैयारी करो। वो लड़की भी अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति काफ़ी ईमानदार होती है। जब उसको फ़ोन मिल जाता है, ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम की किताबें मिल जाती हैं तो वो लड़की दिन भर बस अपने जो सपना होता है आईएएस बनने का, उसको साकार करने के लिए दिन भर बस पढ़ाई करती रहती है और अपने पापा से कहती है कि पापा, जब मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी और आईएएस बन जाऊँगी तो हमारे घर की जो परिस्थितियाँ हैं, आपने जो कर्जा लिया है और जो गरीबी जिद देख रहे हो, इन सब को दूर कर दूँगी। लेकिन उस लड़की और उसके पिता को क्या पता कि भविष्य में उसके साथ जो घटना घटने वाली है वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही दर्दनाक है और उन बाप बेटी को उस घटना के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का जो एक ज़िला पड़ता है उन्नाव, उस शहर का एक मोहल्ला है हुसैनपुरा, वहाँ की घटना है। दरअसल 10 नवंबर 2022 की दोपहर लगभग 2 बजे उस घर की छोटी बेटी जब स्कूल से वापस अपने घर आती है तो वो जो घर का नज़ारा देखती है, उस नज़ारे को देखकर वो बिल्कुल डर जाती है। दरअसल उसकी जो बड़ी बहन होती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, वो घर के आंगन में खून से लथपथ मरी पड़ी है। जब वो स्कूल से वापस आती है और आंगन में अपनी बहन की ये हालत देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है और वो रो रो कर उसका बुरा हाल होता है। उसके रोने और चीखने की आवाज़ें पड़ोस मोहल्ले के लोग जब सुनते हैं तो वो लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। उस लड़की की हालत इतनी ख़राब है, वो खून से लथपथ पड़ी है और बिल्कुल आधी नंगी पड़ी हुई है। तो जो मोहल्ले की औरतें होती हैं उस लड़की को, जो उसकी छोटी बहन है, उससे कहती है कि बेटा तुम इसको शरीर को किसी कपड़े से ढक दो। और उसके जब मोहल्ले वाली ये सब कहते हैं तो वो जो छोटी बहन होती है वो एक कपड़े से अपनी बड़ी बहन की लाश को ढक देती है। और जो उसके माता पिता हैं वो बेचारे काम पे जाते हैं। उसकी माँ जो होती हैं वो भी काम करती हैं कहीं बाहर, उसके जो पिता होते हैं वो भी कहीं बाहर काम करते हैं। तो वो लड़की अपने माँ और बाप को फ़ोन लगाती है और फ़ोन पर ही रोते हुए कहती है कि हमारी दीदी की बहुत बुरी हालत है और जो उनकी हालत है उनके बारे में उसे बताते हैं। तो जब उसके माँ बाप अपनी लड़की की हालत सुनते हैं तो वो वहीं से रोने लगते हैं और रोते चिल्लाते घर वापस आते हैं। जब तक उसके माँ बाप घर वापस आते हैं तब तक जो स्थायी लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना कर देते हैं और मौके पर जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस लड़की की हालत जिस तरह से होती है तो वहाँ पर जो पुलिस पहुँचती है, जो मोहल्ले के लोग पहुँचते हैं, तो सभी को ये लग रहा था कि इस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, यानी कि गैंग रेप जैसी वारदात इस लड़की के साथ घटी है। तो पुलिस उस लड़की के माँ बाप से और उसके परिवार वालों से पूछते हैं कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी हो या कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो तुम्हारी लड़की को परेशान कर रहा हो। इस तरह से काफ़ी पूछताछ करते हैं और किन लोगों का तुम्हारे घर पर आना जाना रहता है। तो जो घर वाले बताते हैं, जो उस लड़की के माता पिता बताते हैं, उसके अनुसार 2 लोगों पर शक जाता है, जो वहीं स्थायी लोग होते हैं उन पर शक जाता है। तो पुलिस कुछ घंटों में ही उन दोनों लोगों को पकड़ लेती है और बड़ी ही सख्ती से उन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ होती है। तो वो व्यक्तियों जब काफ़ी सख्ती से जब उनके साथ पूछताछ होती है, उसके बावजूद भी उन व्यक्तियों के द्वारा कोई भी जानकारी पुलिस को जब नहीं मिलती तो पुलिस काफ़ी परेशान हो जाती है। पुलिस उधर जो गांव वाले होते हैं वो लड़की का शव नहीं उठने देते हैं। वो कहते हैं कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है जल्द से जल्द उस अपराधी को पकड़ा जाए और उसे सज़ा दी जाए, उसके बाद ही हम इस लड़की का अंतिम संस्कार करेंगे।
पुलिस काफ़ी परेशान हो जाती है और उन जो 2 व्यक्तियों को पकड़ा जाता है वो अपने काफ़ी सबूत देते हैं कि जब ये घटना हुई है उस वक्त हम इस शहर में थे ही नहीं, और वो जहाँ भी होते हैं वहाँ का सच्चा प्रमाण भी पुलिस वालों को देते हैं। इसके अनुसार वो 2 व्यक्ति बेकसूर पाए जाते हैं। तो पुलिस जब काफ़ी परेशान हो जाती है तो उस बॉडी के पास उस पुलिस को जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें एक फ़ोन मिलता है। तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद इस फ़ोन के द्वारा उस अपराधी का पता लगाया जा सके। तो पुलिस वाले जब उस फ़ोन को खोलने की कोशिश करते हैं तो उस फ़ोन में पैटर्न लॉक होती है। तो लॉक होने की वजह से पुलिस वाले उस फ़ोन को नहीं खोल पाते हैं। तो वहाँ पे एक सर्वर लाइंस की टीम बुलाई जाती है और कम से कम 2 दिन बाद उस फ़ोन को खोला जाता है। जब वो फ़ोन खुलता है तो उस फ़ोन में जो राज छुपे होते हैं वो राज सबको चौंका देते हैं, और सबको क्या, उसके जो माँ बाप होते हैं उस लड़की के, वो भी चकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। उस फ़ोन में पता चलता है कि ये जो लड़की है ये किसी लड़के से चैटिंग किया करती थी, यानी कि ऑनलाइन जो चैट ऐप होती हैं उसके माध्यम से किसी लड़की से चैट करके बातें किया करती थी। जब उस लड़के के बारे में पता लगता है तो वो लड़का होता है ग्राम रावतपुर होता है, वहीं पे एक गांव होता है, उस वहाँ का रहने वाला होता है। उसका नाम होता है रामबरन उर्फ राजा। दरअसल ये जो लड़की होती है इसको जब फ़ोन मिल जाता है तो ये पढ़ाई लिखाई तो करती है, लेकिन ये एक शेयर ऐप होती है जो चैटिंग की ऐप होती है, उसके द्वारा एक लड़के से चैट करने लगती है। और काफ़ी समय चैट करने के बाद उस लड़के से इसकी दोस्ती भी हो जाती है। ये वही लड़का है जिसका नाम है रामबरन उर्फ राजा। दरअसल ये जो लड़का है ये भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ये बीएससी किया हुआ होता है और बीएड करता है, इसके बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यही कारण था कि इस लड़के से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर पुलिस का अब जो टारगेट था वो ये लड़का था। काफ़ी घंटों के बाद जांच पड़ताल के बाद जब पुलिस इसके घर पे पहुंचती है तो इस लड़के को पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद इस लड़के से बहुत ही सख्ती से पूछताछ की जाती है। उसके बाद ये लड़का पूरी कहानी बताता है। दरअसल उसी दिन सुबह करीब 10 बजे वो लड़का इस लड़की को मैसेज करता है, और जब इसको मैसेज करता है तो इनकी धीरे धीरे बातचीत बढ़ती जाती है, और काफ़ी समय तक बात करने के बाद वो लड़का इस लड़की से कहता है कि तुम कहाँ हो। तो लड़की बताती है कि मैं घर पर हूँ, और घर पर बिल्कुल अकेली हूँ, घर पर कोई नहीं है। मेरी जो छोटी बहन है वो स्कूल गई है पढ़ने के लिए, और मेरे माँ बाप काम पर गए हुए हैं, और मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। तो वो लड़का कहता है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो लड़की कहती है कि तुम घर मत आओ, हम जो भी बात करनी है हम फ़ोन से कर रहे हैं, हम मतलब चैटिंग कर रहे हैं, और आपको जो भी कहना है वो फ़ोन पर ही बता दीजिए। लेकिन वो लड़का काफ़ी इससे जिद करता है कि मुझे तुमसे घर पर आकर तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है, और काफ़ी जिद करने के बाद वो लड़का ट्रैवल कर कर इस लड़की के घर पर पहुंच जाता है। जब वो लड़का इस लड़की के कमरे में बैठा होता है तो इसकी किताबें उताबें टटोल रहा होता है, और इससे पढ़ाई से रिलेटेड काफ़ी समय तक बातें करता रहता है। वो लड़का बताता है कि जब मैं इसके लड़की के घर पर जाता हूँ तो रास्ते में मुझे एक मेडिकल मिलता है, उस मेडिकल से मैं 2 शक्तिवर्धक जो सेक्स वर्धक गोलियाँ होती हैं वो खरीद कर ले जाता हूँ। काफ़ी समय लड़की से बात करने के बाद ये लड़का उस लड़की से 1 गिलास पानी मंगाता है। जब वो लड़की इसको पानी ला कर देती है तो ये उस पानी से वो जो दोनों टैबलेट होती हैं वो खा लेता है। वो लड़की से पूछती है कि ये टैबलेट कौन सी हैं, क्या तुमने खाया, क्यों ये टैबलेट खाई। तो वो लड़का कहता है कि कुछ नहीं, अब हमें बहुत इन्जॉय होने वाला है, हम बहुत इन्जॉय करेंगे। वो लड़की को इस लड़के पे काफ़ी शक होता है, तो वो लड़की इस जो टैबलेट होती हैं उनके रैपर को चेक करती है, और रैपर को चेक करके समझ जाती हैं कि ये जो लड़के ने जो अभी टैबलेट खाई हैं वो सेक्स वर्धक गोलियां हैं, और वो समझ जाती है कि इस लड़के के क्या इरादे हैं। वो लड़की उस लड़के से कहती है कि देखो, तुम अपने दिमाग में जो फितूर लेकर यहाँ आए हो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, और वो बहुत गलत है। हमें और तुम्हें अभी अपना करियर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इतना ही कहना था कि वो लड़का उस लड़की से ज़बरदस्ती करने लगता है। लड़की उस लड़के का विरोध कर रही थी, लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक एक लड़की को ऐसी परिस्थितियों में लड़के से विरोध करना चाहिए,
क्योंकि वो लड़की काफ़ी समय से उस लड़के से बात कर रही थी और कहीं ना कहीं उनकी एक अच्छी दोस्ती भी थी। काफ़ी विरोध करने के बाद जब वो लड़का नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं वो लड़की भी उस लड़के का साथ देने लगती है। और जब वो लड़का उस लड़की के साथ ये घिनौना कार्य कर रहा था तभी उसी बीच उस लड़की को ब्लीडिंग होने लगती है। वो लड़की कहती है कि तुम जो मेरे साथ काम कर रहे हो उसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग हो रही है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ अब तुम रुक जाओ। लेकिन वो लड़का उन टैबलेट जो वो शक्तिवर्धक टैबलेट खाता है उसकी वजह से इतना मदहोश हो जाता है कि उसे बिल्कुल उस लड़की का दर्द महसूस ही नहीं होता है और वो बिल्कुल उस लड़की के दर्द को बिल्कुल भी इग्नोर कर लगातार वो घिनौना कार्य करता जाता है। जब काफ़ी देर हो जाती है और लड़की को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है और ब्लीडिंग बढ़ती जा रही है, जब बहुत ब्लीडिंग होने लगती है तब उस लड़के को थोड़ा एहसास होता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी वजह से इस लड़की को बहुत ब्लीडिंग होने लगी है और इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, यानी कि परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। तो वो लड़का डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो लड़की उसके हाथ पैर जोड़ती है कि तुम यहाँ से भाग के मत जाओ, कृपया मुझे हॉस्पिटल ले चलो, अगर मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी तो मेरी जान बच जाएगी वरना मैं आज मर जाऊँगी। वो लड़की उस लड़के के सामने काफ़ी गिड़गिड़ाती है, उसके हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन उस लड़के को उस लड़की पर बिल्कुल दया नहीं आती है। लड़का बहुत डर जाता है और वो पीछे वाला जो घर का जो पीछे का दरवाज़ा होता है उसे खोलकर वहाँ से भाग जाता है। लड़की उस लड़के के पीछे पीछे घसीटती हुई आंगन तक आ जाती है और जिस कमरे से आंगन तक वो जो लड़की आती है वहाँ तक काफ़ी खून के धब्बे जगह जगह पर लग जाते हैं और काफ़ी देर वो लड़की आंगन में आकर तड़पती रहती है और तड़पते तड़पते अपना दम तोड़ देती है। और उसी बीच जब उसकी जो बहन होती है, छोटी बहन होती है, वो जब स्कूल से वापस घर आती है तब उसको इस बारे में पता चलता है कि हमारी बहन की इस तरह की हालत हो चुकी है। वो लड़का उस दिन जो हुआ जब पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनाता है तो पुलिस वाले तुरंत उसे जेल भेज देते हैं और उस लड़की के माँ बाप के पास आकर ये पूरी कहानी उस लड़की के माँ बाप को बताते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी थी। तो लड़की का जो बाप होता है वो काफ़ी रोने लगता है और वो कहता है कि मुझे अपनी लड़की पे पूरा भरोसा है, मेरी लड़की सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करती थी और इस तरह की कोई भी हरकत वो नहीं करती थी। लेकिन जब पुलिस वाले उसे बताते हैं कि जो लड़का पकड़ा गया है, जो इसका गुनहगार है, उसने मुझे इस तरह की कोई कहानी सुनाई है, तो वो बाप बहुत बुरी तरह से रोने लगता है कि मेरी बेटी का तो सिर्फ एक सपना था आईएएस बनने का, लेकिन कब उसने पढ़ाई के साथ साथ इस लड़के से चैटिंग शुरू कर दी, इसके बारे में मुझे क्या मेरे परिवार में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, वैसे तो मैं ये कहानी आपको सुनाने की मतलब नहीं चाहता था, लेकिन हमारे किसी भी घर में अगर कोई बहन है, कोई बेटी है, उसके साथ ऐसी कोई घटना ना हो, इसी उद्देश्य से मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाई है।